पूनम एएनडी कॉलेज शाहपुर पटोरी समस्तीपुर द्वारा कोविड-19 के प्रति बहुविषयक उपागम सतत विकास के लिए रणनीतिक अवसर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू कोविड-19 स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषयक एक दिवसीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध हैं। मेरे प्रिय प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, अभी उनकी आवाज़ भी सुन रहा था, बीच में कुछ टिप्पणियाँ भी सुन रहा था। और आज के युग में भी अकादमिक क्षेत्र में सत्य को साहस के साथ कहने वाले प्रिय जितेंद्र जी। इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता डॉक्टर पूर्णिमा सिंह, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर बीके चौधरी जी, जिन लोगों ने वक्तव्य दिया है ऐसे सबका मैं नाम ले रहा हूँ। डॉक्टर सुनील पांडे जी, मिस्टर अशोक मिश्रा जी, डॉक्टर रंजना जी, डॉक्टर प्रोफेसर पूनम कुमारी जी, प्रोफेसर आर के वर्मा जी को भी सुना थोड़ा सा मैंने, डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, और एक बार पुनः प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी, जो बाद में धन्यवाद देंगे डॉक्टर गौतम कुमार जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए संपर्क किया ऐसे मेरे प्रिय श्री आलोक जी, पोस्टल सर्विसेज के बहुत बड़े अधिकारी, पोस्टल और जो टेली कम्युनिकेशन दूरसंचार के। मैं सुन रहा था आप लोगों को ध्यान से, और आप लोगों के विचार को भी मैंने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की। ये जो मूल विषय है मैं आप लोगों के साथ कुछ देर बैठने की इच्छा भी रखता था, लेकिन जैसा प्रोफेसर जितेंद्र जी ने कहा कि समय का थोड़ा व्यतिक्रम हुआ है और मुझे अगली बैठक में भी जाना है। 5-7 मिनट में मैं अपनी बात आप लोगों से कह लूँ कि आज का दौर कोविड-19 का दौर है, एक अदृश्य विषाणु जिसके चलते पूरी दुनिया आक्रांत है और दुनिया के सभी देश एक धरातल पर खड़े हो गए हैं। विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख की सारी परिभाषाएं अब बदल गई हैं, कारण सभी एक जैसे ही इस अदृश्य विषाणु का सामना कर रहे हैं। कैसे इसका सामना किया जाए, कैसे जो चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, रोजगार जन्य, आवागमन से संबंधित, आय और आजीविका के साधनों से संबंधित, कैसे इसका निराकरण किया जाए, इसके बारे में कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं जो आप लोगों के इस पर चर्चा का मूल विषय है। ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, अनुसंधान, कला, साहित्य, सभी दृष्टियों से देखने की कोशिश हो रही है कि कैसे इसका समाधान निकालें और किस विधा में इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है। मूल विधा जिस पर आपका सेमिनार केंद्रित है वह सतत विकास से है, जिसका आशय है कि हम विकास इस प्रकार करें कि इस धरा के साथ जो हमारा संतुलन है वह अप्रभावित ना हो। जो प्राकृतिक संपदा है उसका उपभोग उतना ही करें जितना हम फिर उसमें रख सकें आने वाली पीढ़ियों के लिए। अर्थात हम प्राकृतिक संपदा के उपभोगकर्ता के साथ ही साथ संरक्षक भी हैं, और संरक्षक अपने द्वारा संरक्षित को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। ये ध्यान होता है सतत विकास का। ईशावास्योपनिषद का एक सूत्र है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्विद् धनम। अर्थात इस धरा से हम जो भोग कर रहे हैं उसका थोड़ा विचार करें, हम त्यागपूर्ण भोग करें। अर्थात भोग तो करें लेकिन इतना त्याग जरूर करें कि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के लिए, संततियों के लिए उतना अवश्य बचा रहे जितना हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। यह धरा केवल वर्तमान के लिए ही नहीं है, यह आगत के लिए भी है। इसका बोध हमें रखना चाहिए। इस कोविड-19 ने विशेष करके आय और आजीविका के साधनों को ज़्यादा प्रभावित किया है। आप लोगों में से कई लोग चर्चा भी कर रहे थे। इसके चलते हमारे परिवार के, हमारे समाज के बहुत सारे लोग जो स्थानीय, आंचलिक और स्वयं पारिवारिक सामाजिक प्रगति के लिए
इस देश में ही विभिन्न स्थलों पर गए थे, दुनिया के विभिन्न देशों में गए थे, उन्हें इस कोविड-19 के चलते विवशता की स्थिति में वापस आना पड़ा। यह जो वापसी थी विकास की परिभाषा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली थी कि हम जहाँ पर हैं, औद्योगिक आस्थान में हैं, कार्यालय में हैं, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में है, क्या वहाँ पर समाज के सभी व्यक्तियों के लिए रहने की व्यवस्था है? क्या कोई ऐसी आपदा जो इस समय दिखलाई दे रही है, आसन्न संकट कुछ भी हो सकता है, उसके आने पर साल भर वहाँ लोग सुकून से रह सकते हैं? यह विकास की कौन सी विधा है जहाँ सुख सुविधा के सारे साधन व्यर्थ दिखलाई दे रहे हैं? बहुत सारे भवन हैं, कई लोगों के पास जा नहीं सकते, बहुत सारे लोगों के पास यातायात के बहुत सारे साधन हैं, उपयोग नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा वैभव है, आज की तारीख में उपभोग नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें विकास के मानक बदल रहे हैं? विकास वस्तुतः वह होता है कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करें, साथ ही आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए भी आवश्यकता की वस्तुएं छोड़कर जाएं। अब हमें यह समझना होगा कि हम वैभव प्राप्त कर सकते हैं, वैभवशाली हो सकते हैं, बहुत बड़े उद्योग स्थापित कर सकते हैं, बड़े उद्योग, बड़ी आय और जो सुख सुविधा के साधन हैं, इनसे वस्तुतः हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। वैभव से सुख की खरीदी नहीं हो सकती। अब यह ध्यान रखना चाहिए, सुख, संतोष और संयम यह सद्गुण हैं व्यक्ति के लिए जिसकी आज ज़रूरत है। हमने प्रगति की दौड़ में यह ध्यान ही नहीं रखा कि हम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उसी अनुपात में हमारे अपने पीछे छूटते चले जा रहे हैं। अब ध्यान आया कि हमारे जो अपने हैं उनके साथ ही हम संकट का निवारण कर सकते हैं। इसलिए आज कोविड-19 से बचने के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के निकलना है, सैनिटाइज़र है, लेकिन पूरे विश्व में जो विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं उनके यहाँ आज के दौर में बहुत अधिक संतरास है, जिसके चलते मेंटल स्ट्रेस है, सभी दबाव और तनाव की स्थिति में हैं, अवसाद की स्थिति में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस देश में हैं वहाँ अवसादग्रस्त लोगों की संख्या न्यूनतम है। ऐसा इसलिए कि हम परिवारी जनों के बीच में हैं। अब हम परिवारी जन अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, पहले इसके लिए समय नहीं था। यह स्थिति आज आ गई है, इसलिए विकास को नए तरीके से देखना होगा। हालिया दिनों में पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ी है, प्रदूषण का प्रतिशत घटा है। अब आप देख सकते हैं नदियों का जल अपेक्षाकृत स्वच्छ दिखलाई दे रहा है, वायुमंडल में प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया। विकास यह है अथवा विकास वह है कि हम औद्योगिक आस्थानों पर, विकसित नगरों में, महानगरों में, मेट्रो सिटीज़ में सांस लेने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अब हमें पुनः ध्यान करना पड़ेगा कि ब्राज़ील के जंगल नहीं कटने चाहिए जो दुनिया के फेफड़ा कहे जाते हैं। इंडोनेशिया के जंगल सुरक्षित रहने चाहिए जो एशिया के फेफड़ा कहे जाते हैं। भारत में वन और शेष भूमि का एक निश्चित संतुलन है, यह बने रहना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। सतत विकास का सीधा संबंध पुरुष, प्रकृति और पर्यावरण से होता है। अब हमें ध्यान रखना है कि आज अगर हमारा जीवन सुरक्षित है तो प्रकृति के पास होने से सुरक्षित है। प्रकृति ने ऐसी आपदा के समय अथवा ऐसी आपदा न भी हो तो अदृश्य विषाणुओं से लड़ने के लिए संसाधन सुलभ कराया है, जिन्हें हम हर्बल मेडिसिन्स के नाम से जानते हैं। भारत के सभी घरों में तुलसी का पौधा लगाने का विधान है। आज सबसे अच्छा एंटीबायोटिक तुलसी दल है, गिलोय है, हल्दी है। अब ऐसे माध्यमों से ही हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। आज विज्ञान के सारे उपादान सफल सिद्ध नहीं हो रहे हैं। सफलता की तलाश में हम लगे हैं, हर देश लगा है, लेकिन जो तात्कालिक उपाय है वह प्रकृति से ही मिल रहा है। प्रकृति के पास हमारे उपभोग के लिए तो साधन हैं, संसाधन हैं,
लेकिन हमारी लोभ पूर्ति का कोई उपाय प्रकृति के पास नहीं है। यह जो आधुनिक प्रगति है, यह लोभजन्य प्रगति है। वास्तविक प्रगति, वास्तविक विकास संतोषजन्य होता है। कम से कम में हम कैसे अपना कार्य कर सकते हैं। आज के दौर में हम अपने परिवार में हैं और वहाँ हम सीख रहे हैं संयम क्या है, संतोष क्या है, आत्मनियंत्रण क्या है। इसी के साथ हम प्रगति कर सकते हैं। साहित्य की विधा हो, कला की विधा हो, विज्ञान की विधा हो, यह सब आज इसी में लगे हैं कि हम संतुलित रहें। हमारा वैयक्तिक संतुलन हो, सामाजिक संतुलन हो और प्रकृति के साथ संतुलन हो। इसलिए विकास की जो नई इबारत लिखी जाएगी उसमें पूरे विश्व में यह संदेश रहेगा कि विज्ञान की उपलब्धियां पूरी मानवता के लिए होनी चाहिए। अब तक हमने जितने अनुसंधान किए उसमें संहार के साधनों को ज़्यादा पैदा किया। हमने मानवीय क्षमता से इतर आगे बढ़कर इस क्षमता को चुनौती देने वाली आर्टिफिशियल नॉलेज की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। यह हमारी मानवता, मानव क्षमता, मानव सभ्यता के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। टैलेंट एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग सोच विचार कर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पर टैलेंट का वर्चस्व होना चाहिए, मशीन पर मनुष्य का वर्चस्व होना चाहिए, तब मानवता सुरक्षित रहेगी। इसीलिए गांधी जी ने हमेशा कहा कि साइंस के साथ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। बिना मानवता के विज्ञान अभिशाप की तरह है। इसलिए हमने बड़े बड़े भवन बनाए, औद्योगिक आस्थान बनाए, लेकिन आज उनका कोई अर्थ नहीं रह गया। हमें अब पुनः प्रकृति के साथ तालमेल करने की ज़रूरत है। अब हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। अब हमारी दृष्टि में महत्वपूर्ण जो बहुत बड़ा उद्योगपति है हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण है आज चिकित्सक, महत्वपूर्ण है सुरक्षा प्रहरी, महत्वपूर्ण है हाउसकीपिंग रखने वाले लोग, हाउसकीपिंग में जाने वाले लोग अर्थात सफाई कर्मी, सेवा कर्मी, ये सब महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में हमें अब उनका वंदन अभिनंदन करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी न चिंता करते हुए बाहर निकले हैं। उन नायकों का नमन करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं, लगन से हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे देश में इस समय हैं जहां माननीय मोदी जी जैसा नायक है, वैश्विक फलक पर महानायक के रूप में समादृत, जिनके मन में संकल्प है, संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ने का उनके अंदर साहस है, उनके अंदर क्षमता है, और इसलिए आगे बढ़कर हम लोगों को संदेश भी दे रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं कि इस आपदा से कैसे बाहर जाना है। पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि इस आपदा से कैसे बाहर जाना है। आपदा जनित अवसाद से मुक्त होने के जो उपाय हैं वो मूलतः 3 ही हैं: एजुकेशन, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, और एक है रिक्रिएशन। कि हमें शिक्षा के माध्यम से, उसी शिक्षण संस्थान से हम आप सभी जुड़े हैं। सारा परिवर्तन दुनिया का शिक्षण संस्थानों से ही होता है, शिक्षा के माध्यम से ही होता है। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षण प्रशिक्षण की प्रणाली अनवरत रूप से चल रही है। हमें इस विधा को और धार प्रदान करनी चाहिए। अब अध्यापन ब्लेंडेड मोड में होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, हमें इसका भी ध्यान रखना है। अब हमें स्थानीय स्तर पर ऐसे उद्योग लगाना है जो हमारी आंचलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। इसलिए स्किल, अप स्किल, री स्किल का विधान करते हुए इनोवेशन के साथ लोकल के लिए वोकल बनना है और इस लोकल को ही ग्लोबल बनाना है। ऐसा करेंगे तो हमारा प्रकृति के साथ भी सामीप्य बना रहेगा, आय और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। शिक्षा के माध्यम से यह होगा। मेडिटेशन के माध्यम से ऐसी समस्याओं का हम समाधान कर सकेंगे। मेडिटेशन से बहुत कुछ प्राप्त होता है। अब हमें आवश्यकता इस बात की है, प्रगति के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए बहुत भाग दौड़ कर लिया, थोड़ा अपने लिए भी समय दें, अपने को जानें। मेडिटेशन इसके लिए आवश्यक है और मेडिटेशन से बहुत सारी
बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। आज इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। न्यूट्रिशन पर ध्यान दें। सतत विकास उसकी एक कड़ी है कि हमारे पास प्रकृति ने जो दिया है अन्न, हम उसका सेवन करें। हम लोगों ने बहुत प्रकार के आहार अपना लिए जिन्हें फास्ट फूड कहते हैं, जंक फूड। उन्होंने भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता को घटाया है। अब आवश्यकता है कि हम अपने फास्टेस्ट फूड पर भरोसा करें। आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ का टॉनिक कहा जाता है सत्तू। दुनिया का फास्टेस्ट फूड है सत्तू। सबसे शुद्ध, परिष्कृत, स्वास्थ्यप्रद, न्यूट्रिशस, जिसमें बहुत अधिक विशेषताएं हैं। गणना किया जाए बहुत समय लगेगा। आप सत्तू का सेवन करें। चूड़ा दही फास्ट फूड में आता है। लिट्टी चोखा फास्ट फूड में आता है। यह खाने से कभी कोई बीमारी नहीं होने वाली है। अब हमें अपने फास्ट फूड पर ध्यान देना है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ यहाँ जो परंपरागत औषधीय अन्न है पर्याप्त मात्रा में होते हैं। कोदो आप लोगों ने नाम सुना होगा। कोदो, सांवा, टांगुन, मड़ुआ। सांवा, टांगुन, मड़ुआ अब ये सब दिखलाई नहीं दे रहे। अब पुनः इसकी ज़रूरत है। हमारा विश्वविद्यालय कोदो की ब्रांडिंग करता है अमरकंटक कोदो के नाम से। आपके आसपास भी शहद सुलभ होगा। प्रकृति ने हमें मजबूत श्वसन तंत्र, स्वास्थ्य तंत्र विकसित करने के लिए ही शहद की भी व्यवस्था कर रखी है। आप शहद का सेवन करें। हमारा विश्वविद्यालय इसका भी ध्यान रखता है। मेरा आशय ये है, हर अंचल में कुछ विशिष्टताएं हैं आहार की, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और वो ऐसी विशेषताएं हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहेंगी। रिक्रिएशन के साधन पर भी हमें ध्यान देना है। पहले हम कहानियों से, माता पिता हमारे कहानी सुनाते थे, बड़े बुजुर्ग कहानी सुनाते थे, उससे सीख भी मिलती है, आनंद भी आता है। हमें उस पर ध्यान देना है। नृत्य कौशल है, कला कौशल है, तमाम साधन हैं, वाद्य यंत्र हैं। आजकल सभी इसका अधिकांश स्थानों पर प्रयोग दिखलाई दे रहा है। इतनी बस ज़रूर मजबूरी है, घर के बाहर या सार्वजनिक स्थलों पर नहीं है। आप जहाँ हैं, आपको कोई विधा आती है, आप इसका प्रयोग करें। इससे प्रकृति के ऊपर आघात नहीं लगता। कर्णफोड़ म्यूजिक की अब ज़रूरत नहीं है। मधुर ध्वनि सुनिए, मधुर नाद करिए, इसकी ज़रूरत है। आज के दौर में हमें इसका निरंतर ध्यान रखना है। सतत विकास का सीधा सीधा आशय है प्रकृति और पर्यावरण के साथ हमारा संतुलन और समन्वय बना रहे। हम उद्योग बनाएं, लेकिन यह ध्यान रखें कि वहाँ औद्योगिक आस्थान की रचना में अगर विस्थापन हो रहा है तो उसके स्थापन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। औद्योगिक आस्थानों के आसपास भी हरित क्षेत्र होना चाहिए। नगर नियोजन इस तरह से हो जहाँ हरित क्षेत्र अनिवार्यतः हो। हरित क्षेत्र रहेंगे तो वायुमंडल स्वच्छ रहेगा, हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। सतत विकास के और भी बहुत सारे मायने हैं। हम अब उस दौर में हैं जहाँ पुनः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की आवश्यकता है, जिन्हें कुटीर उद्योग धंधे कहते हैं, जिस पर गांधी जी ने बहुत ज़्यादा बल दिया था। अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। आप लोग बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे भी आप लोग गंभीर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वेबिनार आयोजन के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाने में भारत के लिए अपना योगदान करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।